साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज जो है प्रकाशित की गई है। तो इसका जो टेस्ट नंबर 2 का जो सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ उसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? कथन है या हैं? दो कथन दिए गए हैं। पहला है गुरला मांधाता तथा नामचा बरवा पर्वत चोटियां भारत में स्थित नहीं है। ये कथन आपका सही है। ये कथन जो है आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरला मंधाता जो है ये तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है और वहीं नामचा बरवा जो है ये पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। दूसरा कथन कामेत तथा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा इन चारों में से? तो आप यहां पर देखें। पहला, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ काली मृदा है। यह कथन आपका गलत है। इसमें सही कथन बताना। पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग काली मृदा है। यह भी गलत है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा बांगर कहलाती है। यह कथन आपका सही है। गाद का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि गाद का जो व्यास है वो 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.05 मिलीमीटर के मध्य में होता है। ठीक है। कुछ अन्य चीजों को इसमें देखते हैं। देखिए, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा को बांगर कहते हैं, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही है, जिसका रंग रंग पीला रक्ता भूरा होता है। और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, ना कि काली मृदा। तो इसलिए ए वाला कथन गलत है। ठीक है। जो जलोढ़ मृदा होती है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड, चूना तथा जैव पत्थर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। और भारत में सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? काली मृदा नहीं है, बल्कि कछारी मृदा था, जलोढ़ मृदा है, जो देश के लगभग 33.5% भाग पर लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो कथन दिए गए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए, यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, तो इसमें बताना सही कौन सा है। पहला है गिरनार फोर तथा गिरनार 5 मूंगफली की किस्में है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, दुर्गा, आजाद, बहार तथा जवाहर, ये चार जो है चारों अरहर की किस्में हैं। ये भी आपका जो है सही है। तो दो के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गिरनार 4 गिरनार 5 मूंगफली की किस्में हैं। इसके अतिरिक्त कौशल, प्रकाश, चित्रा, अंबर, चंद्रा तथा उत्कर्ष भी मूंगफली की किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पर देखें। बैलाडिला जो है ये लौह अयस्क के लिए, बैलाडिला लौह अयस्क की खान है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। वहीं आधात्विक खनिज सीसा नहीं। सीसा जो होता है, सीसा ये धात्विक खनिज होता है, आधात्विक खनिज नहीं होता है। देखिए, सीसा हो गया, चांदी, मैग्नीज इत्यादि धात्विक खनिज होते हैं, इसलिए बी वाला गलत है। लौह अयस्क समृद्ध भंडार जो धारवाड़ समूह होते हैं, ये लौह अयस्क समृद्ध भंडार होते हैं। ये सही है। गोंडवाना शैल समूह में 99% से अधिक कोयला पाया जाता है। यह भी सही है। गोंडवाना शैल समूह में 99% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहां पर देखिए, चार कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही नहीं है। पहला, सिंगरौली, रिहंद, टांडा, मेजा उत्तर प्रदेश की कोयला आधारित तापीय परियोजना है। सिंगरौली, रिहंद, टांडा, मेजा उत्तर प्रदेश, ये कथन सही है। दूसरा, कांटी, नवीनगर, बरौनी, कहलगांव बिहार की कोयला आधारित परियोजना है। ये भी सही है। दादरी औरैया ये नाम याद रखिएगा। दादरी औरैया उत्तर प्रदेश की गैस आधारित परियोजना है। ये भी सही है। डी, कवास झानोर गंधार गुजरात की कोयला आधारित परियोजना है। ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि कवास, झानोर, गंधार ये गुजरात की कोयला आधारित नहीं, बल्कि गैस आधारित परियोजनाएं हैं। ठीक है, गैस आधारित, इसलिए डी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन आपका सही है? देखिए,
पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान केंद्र लखनऊ में? नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज में है। दूसरा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान गाजियाबाद में? तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है गाजियाबाद में नहीं, नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर में, ये भी गलत है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में है, ये कथन आपका जो है सही है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आपका हैदराबाद में नहीं है, बल्कि नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा। एक सेकेंड, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रधान यमोत्तर मध्यान्ह रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है? तो देखिए ये आपकी यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो और कनाडा से नहीं गुजरती। इसके अतिरिक्त देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो तथा घाना देशों से और कनाडा से नहीं गुजरती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कथन कांड का प्रश्न है। कथन दिया गया है आपका कि अभिकथन है, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक घास की प्रकृति में अंतर के साथ पाए जाते हैं। ये कथन आपका सही है। कारण, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित हैं। ये दो के दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका कथन कारण सही है और व्याख्या भी, और इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों का सही अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटा क्रम क्या है? देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, सबसे लंबी नील नदी है। फिर आपका अमेजन है, इसके बाद अमेजन है, फिर उससे छोटी चेनजियांग है, फिर मिसिसिपी। तो ये क्रम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका नील नदी, फिर अमेजन, चेंगजियांग और मिसिसिपी। आगे बढ़ते हैं। अयाला स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है? तो अयाला स्थानीय पवन का जो संबंध है किससे है? फ्रांस से है। ये फ्रांस की गर्म स्थानीय हवा है। ठीक है, जबकि मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस की ठंडी स्थानीय हवा है। और लीबिया में कौन सी पाई जाती है? लीबिया में गिबली, ईरान में जो है आपका शामून, और स्पेन में जो है, स्पेन में लेवेंटर गर्म हवाएं स्थानीय रूप से पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति जो होती है उसकी कम हो जाती है, कथन सही है। दूसरा, मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है, क्योंकि जो आप बचत किए रहते हैं उसकी क्रय वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर दो के दोनों कथन सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण योजना संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। पीएम प्रमाण योजना रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होगा? जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, जिसका अर्थ है व्यापार संबंधित कोई भी आयात और कोई भी निर्यात नहीं होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा या डालेंगे? तो कौन सा डालेगा? देखिए यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात की है। तो शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण, ये सभी जो है पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। देखिए, तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, 4 से मिलाइए। चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव हैं, तो 3 से मिला दीजिए। पंचम मंडल के कौन है? आत्री हैं, तो आप 2 से मिलाइए। षष्टम मंडल के कौन है? भरद्वाज है, तो 1 से मिलाइए। 4 3 2 1 4 3 2 1 हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं, पंचम मंडल के आत्री हैं, षष्टम मंडल के भरद्वाज हैं। अगला है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? तो इनका ये जो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, इसका संबंध जो है ये पदम प्रभु से है। किससे है? पदम प्रभु से है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में स्थित है। यह जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर पदम प्रभ का जन्म स्थान है। कहां पर? प्रभासगिरी या पभोसा। आगे चलते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है सही दिया गया है चार में से? तो शक संबोध को कृत संबोध तथा मालव संबंध भी कहते हैं, ये कथन आपका गलत है। ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए शक संबोध को कृत संबोध नहीं कहते हैं। जो विक्रम संबोध है, विक्रम संबोध को जो है वो कृत संबोध तथा मालव मालव संबोध कहते हैं, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, कनिष्क के सारनाथ अभिलेख की तिथि 71 ईस्वी है, नहीं। कनिष्क के सारनाथ अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा, कनिष्क के रवतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा नगरों का उल्लेख किया गया है, ये कथन सही है। रवतक अभिलेख कहां पर मिला है? अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्ग कोटल के निकट मिला है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। रवतक अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता नहीं, यह ग्रीक लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में है, यह ग्रीक लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पर देखिए, काला पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, श्वेत पैगोडा जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, सप्त पैगोडा मामल्लपुरम में कहते हैं, शोर टेम्पल ये आपका ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में। शोर टेम्पल या शोर मंदिर ये तमिलनाडु में है, तो डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पे देखें, दीवाने अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था, दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, न कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ए ऑप्शन गलत है। वहीं दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के समय का, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा ऐसे सही है। तो देखिए यहां पर पहला, दो अश्पा एवं सिंह अश्पा, दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी, ये कथन सही है, जहांगीर ने चलाई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। वहीं दूसरा, दो अश्पा प्रथा में मनसबदारों को सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे, नहीं। दो अश्पा प्रथा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दो गुने घोड़े रखने पड़ते थे। वहीं सिंह अश्पा में क्या था? सिंह अश्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम लक्ष्मण देव या लच्छन देव था? किसका था? तो ये जो नाम है बंदा बहादुर का, किसका? बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वो लक्ष्मण देव या लच्छन देव था। इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर नाम दिया था। अगला है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और इनसे बताना है कौन सा सही है। पहला, बहावी आंदोलन के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इसी समय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124 ए जोड़ दिया गया, यह कथन भी सही है। तीसरा, धारा 124 ए के लिए ए के तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माने का दंड दिया जा सकता था। तो 3 के तीनों कथन यहां पर क्या है? सही है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में बंबई में हुई, 1927 में बंबई में हुई थी, यह कथन आपका सही है, ठीक है। दूसरा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के 5वें अधिवेशन का जो 5वां अधिवेशन था 1936 में पहली बार कृषि संबंधी मांगों को प्रतिपादित किया गया इसमें, और ये कहां पर हुआ था? ये इसी में जो है, देखिए इसमें जो है पहली बार कृषि संबंधी मांगों का प्रतिपादन किया गया था मुंबई में। तो ये 2 के दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था, यह कथन आपका सही है, ठीक है। इस अधिनियम को पारित कराने में जो योगदान था वो पारसी समाज सुधारक बी.एम. मालाबारी का प्रयास था। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन दिया था, नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो यहां पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, इसलिए आपका 1 और 2 डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में बाजरा किस माह में बोया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बाजरा मई से जुलाई के मंथ में बोया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तथा सितंबर से दिसंबर माह के मध्य काटा जाता है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली और कानपुर मंडलों में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेला या उत्सव का नाम और स्थान के संबंध में। तो आप यहां पर देखिए, कबीर मेला कहां पे होता है? मगहर संत कबीर नगर में। रामायण मेला चित्रकूट। ढाई घाट मेला ये
ढाई घाट मेला जो है बलरामपुर में नहीं बल्कि शाहजहांपुर में होता है। ढाई घाट मेला का आयोजन शाहजहांपुर में होता है, जबकि बलरामपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन होता है। बलरामपुर में देवी पाटन मेले का होता है और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। यहाँ पर सी वाला सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है। बेरिया घाट मेला हरदोई में। ताज बेगम, ताज बेगम किसकी किसकी परम भक्त थी? तो ताज बेगम श्री कृष्ण की परम भक्त। देखिए, मीरा की तरह ही ताज बेगम श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी ताज बेगम ने। ताज बेगम का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम पदम खान था। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इन चारों में से देखिए, इन चारों में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में मणिपुर की जो सीमा है, मणिपुर की जो सीमा आप मैप देखेंगे तो इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है बढ़ते हुए सही अवस्थिति क्रम हमें चुनना है। कौन सा क्रम यहां पर सही होगा? ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं, चलिए यहां पर सबसे पहले कौन सा आएगा? सतमाला पहाड़ियां। सबसे पहले सतमाला पहाड़ियां आपका साउथ में, कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो एक, फिर इसके बाद कैमूर पहाड़ियां। कैमूर पहाड़ियां कहां है? मध्य प्रदेश से बिहार, दो मिलाइए। फिर आपका नागा पहाड़ियां हैं भारत म्यांमार सीमा पर, ये आप चार लगाइए। फिर आपका आता है कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल से लेके हिमाचल प्रदेश, तीन से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इन चारों में हालचू, रेंगमा, शोम्पेन और ओंचे। रेंगमा जो है, रेंगमा नागा जनजाति है, नागा जनजाति है जो कि नागालैंड और असम में पाई जाती है। जबकि हालचू, ओंचे, शोम्पेन ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग जो है स्वयं को हालचू कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? कौन सा एक जो है लैगून नहीं है? तो देखिए, इन चारों में से जो है पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है, ये एक कृत्रिम झील है। देखिए, लैगून झील होते क्या है? समुद्र से पृथक होकर के तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें। मतलब समुद्र है आपका, ठीक है, ये यहाँ तक पानी आता था। अब ये पानी जब यहाँ तक आया, यहाँ पे एक बांध टाइप का बन गया और ये पानी, खारा पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये झील बन जाती है। यही आपकी लैगून झील होती है। ठीक है, पेरियार झील जो है 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं है। और पेरियार झील जल कहाँ से प्राप्त करता है? पेरियार नदी से। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नमो 108 नाम के से अनावरण किया गया। किसका? कमल की किस्म का। किसका? कमल की किस्म का किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की वन वीक वन लैब पहल के तहत नमो 108 नाम से कमल की किस्म का अनावरण किया गया। अगला है, वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह जो दिया गया है किसे? कैटालिन कारिको और डी विशमैन, कैटालिन कारिको और डू विशमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, किसका? चिकित्सा का। तो ए और बी हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस खोज से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA मैसेंजर आरएनए टीकों के विकास में मदद मिली है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पर देखिए, कोलकाता हुगली क्षेत्र कहां पे है? टीटागढ़ में है। छोटा नागपुर क्षेत्र ये शिवकाशी में नहीं है। शिवकाशी छोटा, देखिए कोलकाता हुगली क्षेत्र में जो है टीटागढ़ आपका औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है। छोटापुर नागपुर क्षेत्र में जो है शिवकाशी नामक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जो ये शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र है ये बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है, न कि छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। मुंबई पुणे क्षेत्र में अंबरनाथ आता है, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र में भरूच आता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हिंदी में कहते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये कर्नाटक के मैसूर में है, जिसे शॉर्ट में हम लोग CFTRI कहते हैं, CFTRI कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, वर्ष 1950 में।
यह CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इसके 3 रिसोर्स केंद्र हैं, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोष टेपा नहर का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है अफगानिस्तान से है। किससे है? अफगानिस्तान से है कोष टेपा नहर का संबंध। ठीक है। यह उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया से पानी मोड़ने के लिए बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या CGI DY चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल से अधिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं तथा अन्य आगंतुकों को आधिकारिक मामलों से संबंधित उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दौरा करने के लिए ऑनलाइन ई-पास प्राप्त करने की सहज व सरल सुविधा मिलेगी। अगला है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो 0 अथवा वन थर्ड एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जबकि केशिका जल जो होता है, केशिका जल 1/3 से लेकर के 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। अगला है, 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, फाइनल मैच दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ। यह कथन आपका सही है। कहां पर हुआ? दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। दूसरा, भारत ने ईरान को हरा करके 8वीं बार जीत का खिताब हासिल किया है। यह कथन भी आपका सही है। तो 2 के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो जो आपकी डेलबर्जिया है ये किससे संबंधित है? एक सेकेंड, ये सीसम, डेलबर्जिया जो है आपका ये सीसम से संबंधित। किससे है? सीसम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो देखिए, ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है और भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो यहां पर आपका ईरान हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। 2 कथन। पहला, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। देखिए, राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। यह कथन भी आपका सही है। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में या नॉर्थ सी में जाकर के गिर जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। देखिए, अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम में एकेडमिया की लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ, समृद्धि की सीमा का प्रतिपादन किया गया। आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा है इसमें से। देखिए, पहला, वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया इन्हें शांति का, नरगिस मोहम्मदी को जो है ये शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जॉन फोस्से को प्रदान किया गया। नहीं, जॉन फोस्से को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहला दूसरा दोनों कथन गलत हो गया। तीसरा, वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। यह कथन आपका सही है। ये महिला है। ठीक है। तो यहां पे पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा कथन सही है। सी ऑप्शन। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति होती है। चमगादड़ों की एक प्रजाति है। तो ए ऑप्शन, जो बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन,
यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसके प्रभाव के संबंध में तीन चीजें दी गई हैं। पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये सही है। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो प्रबंधन है वो कौन करता है? विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। देखिए, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग 120, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस विश्व बैंक करता है, ये याद रखिए। ठीक है, यह कोष जो है स्थलीय क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना। देखिए, दक्षिण पश्चिम घाट में आर्द्र वन पाए जाते हैं, सही है। तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कच्छ केरल में घास के प्रदेश पाए जाते हैं, घास के प्रदेश। परंतु पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन नहीं मिलते हैं। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन। तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक संख्या कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 11 है। वहीं वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ये कितनी है? यहां पर 97 है। तो दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 4 रक्षित क्षेत्र आपके पास दिए गए हैं और बताना है उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। तो बादीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, ये सभी के सभी हैं। ठीक है, बादीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, सुंदरबन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपका जो है, देखिए, बादीपुर, मानस और सुंदरबन, ये आपके 134 हो जाएगा, 134 होगा आपका। भितरकनिका नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 134 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, एयर पोल्यूटेंट है, जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से तथा 10% मात्रा ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती है। यह सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसका कारक है? ये ऊष्मीय प्रदूषण का किसका कारण है? कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? वो असत्य कथन हमें ढूंढना है। पहला, उन्हें वर्ष 1971 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड तथा 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए, पहला इसमें आधा पार्ट सही है कि 1971 में इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, और 2007 में नहीं, 1987 में जो है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इन्हें ही दिया गया था। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, इन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1989 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2004 से 2006 तक वह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और 2007 से लेकर 2013 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2023 को किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? जयवर्मा सिन्हा ने। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, जया वर्मा सिन्हा ने, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं और इस पद पर उन्होंने BK त्रिपाठी का स्थान ग्रहण किया है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? यह है जलकुंभी।
जिसे इकोर्निया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इकोर्निया कहते हैं, या साधारण भाषा में जलकुंभी कहते हैं। यह एक स्वतंत्र प्लवावक पादप है। इसमें जाइलम अल्प विकसित होता है, जाइलम जो जल का मतलब पेड़ में प्रवाह करता है। यह विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस है जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथक नृत्य का घराना कौन सा नहीं है? इन चारों में से देखिए देखिए कथक के तीन प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, परंतु आपका रायपुर घराना नहीं है, रायपुर घराना नहीं है। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सही नहीं है। पहला, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2023, ये सही है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020 से 2030 नहीं। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति जो है ये 2020 से लेकर 2025 तक के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कूट सही नहीं है? निर्माणाधीन या प्रस्तावित विश्वविद्यालय और किस स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है श्रावस्ती में नहीं बल्कि कुशीनगर में हो रही है। इसकी स्थापना श्रावस्ती नहीं बल्कि कुशीनगर में हो रही है। जबकि अन्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर आपके पास तीन कथन दिए गए हैं। कितने? तीन कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ये राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, सही है। इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये भी सही है। यह गंभीर तथा बाणगंगा यह गंभीर तथा बाणगंगा नदियों के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है, ठीक है। यहां पर तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। देखिए, साइबेरियन क्रेन जो होते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य आकर्षण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ पे चार क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। तो देखिए, इसमें से कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या है? प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं, प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, ठीक है। भारत में मुख्यतः चार क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रवाल भित्ति वाले हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वान सम्मेलन। वान सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वान सम्मेलन प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, ठीक है। प्रवासी पक्षी सम्मेलन या वान सम्मेलन कहते हैं, ये आपका प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। वान कहाँ पे? जर्मनी, ये जर्मनी का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है वो सही होगा? देखिए, सबसे अधिक किसका होगा? मैग्रोव का, उसके बाद घास स्थल का, उससे कम झील का, सबसे कम महासागर का। तो मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन है कि मिशियस, मिशियस ये क्वांटम संचार उपग्रह है, विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है, जिसे चीन ने वर्ष 2016 में लॉन्च किया था। जबकि अश्लेषा जो है, अश्लेषा क्या है? राडार है, ठीक है। और कावेरी क्या है? कावेरी विमान है। और प्रहार क्या है? प्रहार सॉरी, कावेरी जो है ये विमान इंजन है, प्रहार क्या है? प्रहार आपका मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। अश्लेषा राडार है, कावेरी आपका विमान इंजन है, और प्रहार क्या है? प्रहार आपका मिसाइल है। और मिशियस ये विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह जो कि चीन के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत दिया? यह सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने, किसने दिया था? हेनरी जॉर्ज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत। वहीं वहीं स्पेंसर ने प्रजनन सिद्धांत, डेविड रिकार्डो ने आर्थिक सिद्धांत तथा ड्यूमोंट ने सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत दिया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से या निम्न से कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में। किसमें है? अनुच्छेद 112 में दिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके पास यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये कथन आपका सही है। दूसरा,
जब लोकसभा भंग होती तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये कथन आपका गलत है, बुलाई जा सकती है। तो यहां पर पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नगर में बीपीसीएल की रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये कहां पर रखी गई है? बीना रिफाइनरी में, ठीक है, बीना रिफाइनरी में। ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है सत्य कौन सा है। पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। यह कथन आपका गलत है, ठीक है। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, न कि सभी महिलाओं के लिए वैश्य मताधिकार पर आधारित था। तो ये कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये कथन आपका सही है। 1935 के भारत सरकार में अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठबंधन का गठन का उपबंध किया। यह कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगस्त 2023 में मिजोरम के किस शहर में 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहले एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की गई? तो कहां पर की गई? मिजोरम की राजधानी आइजॉल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक सेकेंड, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 323 ए ये प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 324 निर्वाचन 1 से मिलाइए। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए SC ST सदस्यों का आरक्षण, तो 4 से मिलाइए। 320 क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, तो 3 से मिला दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है या है? तो कौन सा है? यहां पर आपको 3 कथन दिए गए। देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है, वह तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। यह कथन भी सही है। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष कौन होगा? वो आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो 1 2 सही है, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन। 26 सितंबर 2023 को किसे 53 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे देने की घोषणा की गई है? ये बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को प्रदान करने की घोषणा की गई है 2021 के लिए, ठीक है। 53वां है, 53वां। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार पाने वाली वहीदा रहमान जी जो है ये 8वीं महिला हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? पहला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार MS राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR जो कि तेलुगु में इसको दिया गया। ये कथन आपका गलत है। ये जो अवार्ड है वो R माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेटरी नंबी इफेक्ट को दिया गया। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया, हिंदी का, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को दिया गया, सही है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार हेतु आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी तथा कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए चुना गया। ये कथन भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, सॉरी 40वां नहीं 44वां, सी ऑप्शन, 44वें के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये आपका इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता नहीं, ये कथन आपका गलत है। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, ये कथन सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, किसने किया था? 1986 में, 1986 में जो है ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में यदि बात करें तो देखिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाता, ये कथन गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 83(2) के परंतुक के अनुसार, 83(2) के परंतुक के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें देखिए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? तो इसे वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में पारित किया गया। ठीक है, यह पौधों की किस्मों, कृषकों एवं पौधों के संवर्धन में सम्मिलित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर कौन लगाता है? संघ द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? संघ द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, चूंकि देखिए शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर जो कर है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत, 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। तो यहां पर जो दूसरा कथन गलत, सही लिखा है, राज्यों द्वारा एकत्रित किया, ये गलत है। संघ लगाता है, संघ ही एकत्रित करता है, फिर आपस में बांटा जाता है। ठीक है, भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर एसटीटी वर्ष 2004 में लागू किया गया था। तो यहां पर आपका पहला कथन ही जो है वो सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ हम लोग मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? अजयस्त आतने धर्म, अजयस्त आतने धर्म। तो यहाँ पे कहाँ पे? बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। अब आगे ये मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पे? 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। LVMB M4 चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 चंद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यहां पर हमें विचार करना है और बताना है इनमें से सही कौन से हैं। नहीं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन जो है असत्य है, गलत कथन कौन से हैं वो बताने हैं। देखिए, पहला, 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया था, सही है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, ये सही है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान है, सही है। भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का तीसरा देश बन गया, नहीं चौथा देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पे चौथा कथन गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न छोड़ दीजिए।
अगला है 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा संपन्न की? तो कहां की यात्रा की थी इन्होंने? फ्रांस की यात्रा की थी। कहां की? फ्रांस की यात्रा की थी। ठीक है। अगला है, और ये जो है प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा थी अपने कार्यकाल में। जैव सुरक्षा पर कार्टोजोना प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? यह जो है आपका 26 जनवरी 2001 को अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। तो पूछा लागू कब हुआ? तो 2003 को लागू हुआ। ठीक है। जबकि अपनाया कब गया था? तो 2000 में, वर्ष 2000, जनवरी 2000 को अपनाया गया और लागू जो है 11 सितंबर 2003 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन, और बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1991-92 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 1991-92 में नहीं है, 1996-97 में है। ठीक है। तो दूसरा कथन, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो इसे जो है केंद्रीय बजट 2005-6 में, केंद्रीय बजट 2005-6 में प्रारंभ किया गया था। जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यान अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चलती है। यह योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था और वर्ष 1956 में 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है आपका? देखिए, 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। ये कथन सही है। इसमें स्वीडन जो है शीर्ष स्थान पर था, स्वीडन शीर्ष स्थान पर था। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान पे कौन था? फिनलैंड था। शीर्ष स्थान पे फिनलैंड था। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। जबकि जो स्वीडन है वो दूसरे स्थान पे था। पहले पे आपका फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन था। ठीक है। तीसरा कथन जो है आपका सी ऑप्शन, भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ। ये कथन भी सही है आपका। ये कथन सही है कि 166 देशों में 112वें स्थान पे था भारत। ठीक है। वहीं रैंकिंग में दक्षिण सूडान जो है वो अंतिम स्थान पर था, 166वें स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? देखिए, करेंसी का नियमन करना है, शाख का नियमन करना है, देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली का एवं प्रबंधन करना है, परंतु विदेशी व्यापार का नियमन करना आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। इन्होंने 3 इसमें पैरामीटर लिए हैं, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता, तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। और यह जो PQI है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसका अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाएगा, जबकि 1 की ओर जाना खराब स्थिति का परिचायक होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि इसमें क्या है? बी ऑप्शन देखिए, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। कीमत स्तर जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। देखिए, वर्ष 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के निर्धारण के लिए आवश्यक उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं की एक सूची तैयार की तथा प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के उन वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया। अलग अलग राज्यों में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में अंतर से राज्यों की मानक गरीबी रेखा में अंतर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, आपका पहला जो है
राशनिंग राज्य वित्तीय नियंत्रण समिति गलत है। ये आपका कथन जो है ये गलत है। दूसरा, नगद आरक्षण अनुपात चयनात्मक उधार, ये भी गलत है। अनुज्ञापन व्यापक नियंत्रण, ये भी गलत है। आयात कोटा जो है ये भौतिक नियंत्रण संबंधित है। आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष में आयातित वस्तुओं की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता, अतः आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है। तो यहां पर डी वाला आपका सही। अगला है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक टीटीसीआई जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो यह जो है आपका इस सूचकांक को जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें देखिए, पहला, कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन से हैं? इसमें कुल जो 5 बड़े राज्य हैं, इसमें पहले पे है केरल, दूसरे पंजाब, तीसरे तमिलनाडु, चौथे मध्य प्रदेश और पांचवें पे उत्तर प्रदेश। तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा, कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मेघालय, नागालैंड। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो क्रम है आपका वो छोटे राज्यों में गोवा है, फिर मणिपुर है, गोवा के बाद मणिपुर, फिर सिक्किम है, फिर मेघालय, फिर नागालैंड है। यहाँ पे बी वाला कथन गलत है। सी, कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। और सूचकांक के अनुसार बड़े राज्य कुल 20 हैं, जबकि छोटे राज्य 8 हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो उदय योजना। कौन सी योजना? उदय योजना प्रारंभ की नवंबर 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात या लिंगानुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये कहां पाया जाता है? दमन एवं दीव में। दमन और दीव में पाया जाता है, जहां का लिंगानुपात कितना है? 710 था। 700 नहीं, ये 710 2001 में था, जबकि 2011 में ये कितना हो गया? 618, घट करके 618 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, अब जो है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव एक ही आपके क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक, तो इसको आपको संयुक्त रूप से लेना पड़ेगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये अब अलग अलग नहीं रह गए, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चूंकि 2011 का जो जनगणना था उसमें ये अलग अलग ही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से मिला है? जम्मू कश्मीर के निकट, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से 9 पाषाणकालिक जो स्थल मिले हैं वहां पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है या समाधान भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो ये पुराणों के। किसके हैं? पुराणों के। बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और एक और कौन सा है? वंशानुचरित। 5 है ना यहाँ पे, 5। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और वंशानुचरित। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही कथन है? पहला देखिए आप कि स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नहीं, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार जो है आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। यहां पर पहला गलत हो गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे क्या कहलाए? वे दिगंबर कहलाए, जबकि जो स्थलबाहु के नेतृत्व में थे वे श्वेतांबर कहलाए। तो यहां पर आपका दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह कथन आपका सही है, सी वाला। सी कथन सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं, ये कथन आपका सही है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये भी सही है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। खंडगिरी गुफाएं जो हैं ये हाथी गुम्फा
शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन आपका गलत है। तो यहां पर आपका 115 का पहला और दूसरा, पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हाथी गुफा शिलालेख के लिए खंडगिरी गुफाएं नहीं बल्कि उदयगिरी गुफाएं प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन से पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यहां पर आप देखिए 4 हैं, 4 में से कौन कौन से हैं? तो इसमें तोंडी, मुसरी, मुजरिश, तोंडी, मुसरी, ये सभी क्या है? ये आपका पश्चिमी तट पर अर्थात मालाबार तट पर केरल साइड में थे। तो 3 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी तट पे नोरा, तोंडी, मुसरी, नलसिंडा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, जबकि ये जो है कोरके, पुहार ये आपके पूर्वी तट के हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो ये मुजफ्फर खां तुर्बती था, मुजफ्फर खां तुर्बती था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बाबर खानवा के युद्ध से संबंधित है, हुमायूं चौसा के युद्ध, अकबर हल्दीघाटी के युद्ध, जहांगीर का संबंध बल्ख की युद्ध से नहीं है। ठीक है। बल्ख की युद्ध का संबंध जो है वो किससे है? शाहजहां के काल से, शाहजहां के काल से। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये की थी किसने? सिंधिया राजवंश ने, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। ठीक है। और बाद में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने सराहना की कि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर बिस्तर गोल करना होगा। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी के संबंध में बात करनी है। तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये 1934 में ही जो है सदस्यता त्याग दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन, कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। सही है। कारण, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। तो यहां पर कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहां पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है ये बताना। देखिए, पहला, इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ये कथन सही है, पहला। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। तीसरा, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया था, ये भी कथन सही नहीं है। ये 1935 के अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे केवल पहला सही है, ये ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? मॉन्टेग्यू से 2 से मिले। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो से है, 1 से। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से है, तो 4 से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? तो देखिए, गेहूं हो गया, गेहूं के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे है, आलू के उत्पादन नंबर 1 पे, धान के उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे, धान के उत्पादन में। गन्ना, आलू, गेहूं में नंबर 1 पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है गायक और गायन शैलिया विधा के संबंध में? तो देखिए, राजन साजन मिस्र, ध्रुपद टंपा सही है, ताज बेगम, ठुमरी टंपा सही है, बड़ी मैना ठुमरी टंपा संबंधित नहीं है। बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका थी, ठुमरी गायिका, ना कि टंपा गायिका, तो इसलिए आपका सी वाला सही नहीं है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गायन से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है इसमें? तो इनमें देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ, ये राज्य विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, जिसे बाद में जो है अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में इसका नाम बदल करके आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 128 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला,
नॉट जहाज के चाल की माप है, सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, नहीं, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या हो, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे यदि निर्वात है तो। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, बताना है सही कौन सा है। देखिए पहला कथन जो है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, मतलब ऊर्जा उसमें ज्यादा होती नहीं, क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज्यादा होता है, तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। यही कारण है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसकी ऊर्जा क्षमता जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि हरे प्रकाश की ऊर्जा जो है वो लाल से ज्यादा होगी। तो कथन आपका गलत है। कारण लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तो कथन गलत है, कारण सही है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? देखिए वापसी की शक्ति जो है, वापसी की शक्ति ये एल्बिडो से संबंधित है। कैसे? देखिए वायुमंडल से गुजरते हुए सूर्य की ऊष्मा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सौर विकिरण की इसी परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, वापसी की शक्ति। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? रेडियोधर्मिता के संबंध में यहाँ पे कितने कथन है? दो कथन दिए गए हैं, बताना कौन से सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया, कब देखा गया? सितंबर 2015 में, सितंबर 2015 में देखा गया था। ठीक है, इससे संबंधित जो घोषणा होती है वो 11 फरवरी 2016 को लिगो अर्थात लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो पराशरण, ओशोमिस की क्रिया के द्वारा। ओशोमिस की क्रिया जो है ये अर्धपरागम झिल्ली से होकर होती है। तो पराशरण क्रिया में, ये जो पराशरण क्रिया होती है इसकी वजह से खीरे के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं, मतलब सुचालक है? तो कौन सा? सिलीनियम। सिलीनियम ये मंद चालक नहीं है। ठीक है, सिलीनियम एक अधातु है। सिलीनियम जो है इसमें इन चारों में सर्वाधिक जो वैद्युत चालक जो होता है वो सिलीनियम है आपका, और ये एक अधातु है। आगे बढ़ते हैं। गैसोहॉल, गैसोहॉल कौन सा है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, ये क्या होता है? गैसोहॉल होता है। इसमें आपका एथिल एल्कोहल जो होता है 10% होता है, और गैसोलीन मतलब पेट्रोल जो होता है वो 90% होता है। आगे बात करते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 137 नंबर क्वेश्चन। दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए इसमें पहला, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो दो के दोनों कथन क्या है? सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसमें अपघटन की दर जो है काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? बोरान। बोरान ये आवश्यक है। बोरान पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका अर्थात गांठ नोडुल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार करने के लिए, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए,
फास्फो 32 स्वायत्त रक्तता या कह सकते हैं जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए। गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार नहीं। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ना कि रेटिना दोषों के उपचार में। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।